हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थ्रू एजेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने शाहजहाँ के बारे में पढ़ लिया था और थोड़ा सा औरंगज़ेब का इंट्रोडक्शन भी हो गया था। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि औरंगज़ेब कैसे राजा बनता है और स्ट्रगल फॉर सक्सेशन कैसे होता है। स्ट्रगल फॉर सक्सेशन कहने का मतलब हम लोग देखते हैं कि जब बाबर भारत आया 1526 में बैटल ऑफ पानीपत जीतने के बाद 4 साल रूल किया और रूल करने के बाद जब हुमायूं राजा बनता है तो वो अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बराबर बराबर बांटता है और इसे हम लोग तिमुरिद ट्रेडिशन कहते हैं। तिमुरिद ट्रेडिशन का फ़ायदा क्या निकला? हुमायूं कमज़ोर हुआ, शेरशाह सूरी से हारा और दर बदर भटकता रहा। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि तिमुरिद ट्रेडिशन जो है पार्टीशनिंग ऑफ एम्पायर बिटवीन ब्रदर्स सक्सेसफुल नहीं है। और आगे चल के हम ये देखते हैं कि जो राजा आएंगे वो अपने साम्राज्य का बंटवारा नहीं करेंगे और जब साम्राज्य का बंटवारा नहीं करेंगे तो सभी भाइयों को ये लगेगा कि नहीं, मैं फिट हूँ, मैं राजा बनने योग्य हूँ और सभी आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे। शाहजहाँ के केस में भी यही हुआ। जहांगीर का केस अलग है। जहांगीर लंबे समय तक राजा बनने के ख्वाब देखे बैठा था, लेकिन अकबर गद्दी नहीं छोड़ रहा था और अकबर की मृत्यु के बाद अकबर को लगा कि खुसरो को राजा बनना चाहिए, लेकिन जहांगीर को बना दिया गया। वो कैसे बनाया गया पिछली क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हमें समझना है औरंगज़ेब। शाहजहाँ के 4 पुत्र मुराद, औरंगज़ेब, शुजा, दारा शिकोह। शाहजहाँ का सबसे चहेता पुत्र दारा शिकोह और शाहजहाँ यही चाहता था कि दारा शिकोह राजा बने। दारा शिकोह के राजा बनने के बाद बहुत से परिस्थितियाँ चेंज होती, लेकिन खैर ये तो भाग्य की बात है कि दारा शिकोह राजा नहीं बन पाया। अब दारा शिकोह राजा क्यों बनना चाहता था वो हम समझते हैं, या दारा शिकोह को राजा क्यों बनाना चाहता था शाहजहाँ, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। शाहजहाँ का सबसे प्रिय पुत्र था दारा शिकोह। दारा शिकोह को कभी भी शाहजहाँ ने अपने से दूर नहीं किया। शुजा को बंगाल का गवर्नर बना के भेज दिया, मुराद को गुजरात का गवर्नर बना के भेज दिया, औरंगज़ेब को डेक्कन में भेज दिया, लेकिन शुजा को लेकिन दारा शिकोह को अपने पास रखा। चहेता था, अपने से दूर नहीं रखता और चहेता होने के साथ साथ हम्बल भी था दारा शिकोह। वेदों उपनिषदों को वो पढ़ता, उसका पर्शियल में ट्रांसलेशन कराता, उसे युद्ध से बहुत ज़्यादा वो नहीं था। आगे चल के हम देखेंगे उसकी यही गलतियाँ थी जिसके कारण उसका एग्जीक्यूशन हुआ और कैसे उसे मारने के लिए औरंगज़ेब ने उस पर केस चलाया, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमें आगरा समझना पड़ेगा कि आगरा में क्या चल रहा है। लगभग 1657 के आसपास ये खबरें फैलनी शुरू हो गई कि शाहजहाँ बीमार है। शाहजहाँ बीमार है कि खबरें सभी भाइयों को पहुंची। तो ये हुआ कि शाहजहाँ बीमार है, स्वास्थ्य गड़बड़ है, कोई बात नहीं। मंत्रियों ने पूछा राजा कौन? अगर खुदा न खास्ता शाहजहाँ की मृत्यु हो गई तो शाहजहाँ मृत्यु के बाद अगला राजा कौन होगा? तो अगला राजा शाहजहाँ ने दारा शिकोह को बोला कि मेरे मृत्यु के बाद दारा शिकोह मेरा वारिस होगा, मेरा गद्दी का वो हकदार होगा और उसे ही राजा नियुक्त किया जाए। दारा शिकोह के राजा नियुक्त करते ही शाहजहाँ ने दारा शिकोह की कुर्सी अपने बगल में लगा दी और उसकी मनसबदारी भी बढ़ा दी 40,000 से 60,000। खैर अभी हम मनसबदारी सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं,
अभी हम थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि राजा और उसके राज्य और उसको राज्य कैसे मिला। अभी हम यही जान रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री का बेसिक नॉलेज हुए बिना इतिहास में और अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए हम पहले राजा के बारे में जानेंगे, हमें एक क्रोनोलॉजी समझ में आए, कौन कब कैसे क्यों राजा बनता है, वो समझने के बाद फिर हम उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, उसके कल्चरल डेवलपमेंट में जाएंगे और एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे। लेकिन अभी हमें बेसिक समझ होनी चाहिए कि औरंगज़ेब राजा कैसे बना, क्यों बना, किस तरह से बना, तो हम वहाँ पर अपनी स्टडी को केंद्रित रखेंगे। अब दारा सिकोह का मनसब बढ़ा के 40,000 से 60,000 कर दिया, अपने बगल में कुर्सी दे दी, तीनों भाइयों से पूछा तक नहीं गया। तीनों भाइयों को लगा अरे राजा बनने के लिए तो मैं सबसे योग्य हूँ। सब अपने आप को योग्य समझते थे राजा बनने के लिए। तीनों भाइयों को लगा कि मैं ही सबसे योग्य हूँ, और तीनों भाइयों को जब लगने लगा मैं ही सबसे योग्य हूँ, तो तीनों भाइयों ने आगरा के खिलाफ बगावत कर दिया। आगरा के खिलाफ बगावत मतलब शाहजहां के डिसीजन का बगावत था। अब मुगल साम्राज्य का अलायंस राजपूतों के साथ था सिंस द टाइम ऑफ अकबर। अकबर के समय से राजपूत और मुगलों का अलायंस था, और हम देखते हैं कि मुगल कोर्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट पोस्ट थे वो कहीं ना कहीं राजपूतों के पास ही थे, और राजपूतों का ये था कि दिल्ली की गद्दी पे जो बैठेगा राजपूत उसके वफादार रहेंगे। ये अलायंस अकबर के समय से चला आ रहा है। दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का डिसीजन हुआ दारा सिकोह का। अब राजपूत किसके वफादार हैं? तो राजपूत दारा सिकोह के वफादार हैं। अब बंगाल से सूजा अपनी सेना लेके निकला दिल्ली की ओर। तो जैसे ही खबर आगरा पहुंची तो शाहजहां ने मान सिंह को भेजा सूजा को कंट्रोल करने के लिए, मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा सूजा को कंट्रोल करने के लिए कि उसे हराया जाए, उसको वहाँ से आगरा पहुँचने से रोका जाए। अब मिर्जा राजा जय सिंह और सूजा के बीच बनारस के आसपास युद्ध होता है। सूजा हार जाता है, हारने के बाद वो भाग जाता है। फिर खबर आई कि मुराद और औरंगज़ेब दोनों भाई मिलके सेना लेके आ रहे हैं। अब दोनों मिलके जब सेना लेके आ रहे हैं तो दोनों की कंबाइंड फोर्सेस को हराने के लिए जसवंत सिंह, जो कि जोधपुर के राजा हैं, उनको भेजा गया। अब मुराद कहाँ है? गुजरात में है। औरंगज़ेब कहाँ है? डेक्कन में है। दोनों की सेनाएं एक होंगी तो वो मध्य प्रदेश में होंगी। इसीलिए राजा जसवंत सिंह को मध्य प्रदेश उनके कंट्रोल में दे दिया जाता है और उनको भेज दिया जाता है कि जाइए आप मध्य प्रदेश और इन दोनों भाइयों को यहाँ आने से रोकिए। जसवंत सिंह मध्य प्रदेश पहुँचते हैं और मध्य प्रदेश में अपना कंट्रोल कर लेते हैं। और दोनों की कंबाइंड फोर्सेस जब आगे जा रही थी तो मालवा के पास एक स्थान पड़ता है धर्मट के मैदान में जसवंत सिंह की कंबाइंड फोर्सेस और औरंगज़ेब प्लस मुराद की कंबाइंड फोर्सेस के बीच युद्ध होता है। इसमें जसवंत सिंह हार जाते हैं, औरंगज़ेब जीत जाता है। औरंगज़ेब जीत इसलिए जाता है क्योंकि युद्ध नीति में तो वो माहिर था ही, लेकिन साजिश में भी वो माहिर था। अब साजिश उसने क्या की?
तो साजिश ये की कि जब औरंगज़ेब और मुराद को जसवंत सिंह ने कहा कि आगे नहीं जा सकते, तो उसने कहा कि मैं अपने पिता से मिलने जा रहा हूँ। तो जसवंत सिंह ने कहा ठीक है, पिता से मिलने जाओ, सेना तो छोड़ के जाओ। 1 लाख की सेना लेके पिता से मिलने कौन जाता है। तो औरंगज़ेब ने वहाँ कहा मुझे कुछ समय चाहिए कि मैं सेना को व्यवस्थित कर सकूं। और जसवंत सिंह के साथ एक सेनापति आया था जिसका नाम था कासिम खान। उस कासिम खान को संदेश भेज के किसी तरह से साम दाम दंड भेद लगा के उस कासिम खान को अपनी ओर कर लेता है। कासिम खान अपनी 30,000 सेना लेकर के औरंगज़ेब की ओर जब मिल जाता है तो सिर्फ कासिम खान नहीं जाता, सेना, उसकी रणनीति, उसके हथियार, उसके गोला बारूद, उसके कमज़ोर पॉइंट, उसके वीक पॉइंट सब चले जाते हैं। और इस कारण से जसवंत सिंह कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन जसवंत सिंह युद्ध छोड़ के नहीं भागते, वो युद्ध लड़ते हैं और फिर हार जाते हैं। हारने के बाद वो वापस जोधपुर चले जाते हैं। युद्ध से निकल के वो जोधपुर चले जाते हैं और औरंगज़ेब और मुराद अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये पता चला कि धर्मट के युद्ध में जसवंत सिंह हार गए हैं, तो फिर दारा सिकोह अपने भाई अपने पुत्र को संदेशा भेजता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेना लेकर के वापस आगरा पहुंचो। ये संदेशा 7 मई 1658 को भेजा गया। 7 मई 1658 और दारा और औरंगज़ेब के बीच युद्ध हुआ 29 मई 1658। 22 दिनों में सेना मुंगेर बिहार से लेकर के वापस आगरा आना संभव नहीं था। समय 7 मई को संदेश भेजा गया, पहुंचा कि कब, वापस कब आए, फेवरेबल कंडीशंस क्या थे। तो इस कारण से मिर्ज़ा राजा जयसिंह और उनकी सेना जो उसके पुत्र के साथ, दारा सिकोह के पुत्र के साथ गई थी, वो वापस नहीं आ पाए। क्योंकि जितने भी एबल लोग थे वो सब मिर्ज़ा राजा जयसिंह के साथ थे और आगरा से बाहर थे। तो बची हुई सेना के साथ दारा सिकोह को युद्ध लड़ने जाना पड़ा और इसे हम कहते हैं बैटल ऑफ समूहगढ़। बैटल ऑफ समूहगढ़ 29 मई 1658 को हुआ। समूहगढ़ के युद्ध में फिर औरंगज़ेब जीत गया। औरंगज़ेब जीतने के बाद दारा सिकोह अपनी जान बचा के गुजरात भाग गया। फिर गुजरात से वो लाहौर चला गया, लाहौर से सिंध चला गया। अपनी जान बचा के इधर से उधर वो भाग रहा था। औरंगज़ेब समूहगढ़ का युद्ध जीतने के बाद आगरा के किले में आता है, अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाता है और बंदी बनाने के एक कोर्ट में ही एक स्थान में कैद कर देता है। कोर्ट में मतलब किले में ही एक पर्टिकुलर स्थान में उसे कैद कर देता है जहां से उसको ताजमहल दिखता रहे। और जहां नारा बेगम प्रिय पुत्री थी शाहजहां की, उसको देखभाल की जिम्मेदारी दे देता है और शाहजहां अपने जीवन के 8 साल उसी कैद में बिताता है। 8 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इधर सूजा दरबदर फिर रहा है, कहीं ना कहीं सोच रहा है कि मुझे मौका मिले मैं औरंगज़ेब को हराऊं और राजा बन जाऊं। मुराद को ये भरोसा था कि आगरा आने के बाद औरंगज़ेब उसे राजा बना देगा, लेकिन औरंगज़ेब जैसा शातिर व्यक्ति इतिहास में न कभी हुआ न होगा। और दारा सिकोह, अभी तीनों भाई जीवित हैं और तीनों इक्वल कंटेंडर हैं राज गद्दी के लिए। तो हम देखेंगे औरंगज़ेब एक एक करके कैसे इन लोगों को अपने रास्तों से हटाता है।
सबसे पहले हम देखेंगे शुजा। औरंगजेब और शुजा के बीच युद्ध होता है इलाहाबाद के पास। शुजा हार जाता है और हारने के बाद उसका पीछा किया जाता है और वो भाग के नेपाल चला जाता है। नेपाल में वो कहीं पकड़ा जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके परिवार की हत्या कर दी जाती है और इस तरह से शुजा का खेल ख़त्म हो जाता है। दारा शिकोह पहले जाता है गुजरात, लेकिन राजपूतों का जो अलाइंस था वो फिर से यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि राजपूत का अलाइंस ये था कि आगरा की गद्दी पर जो बैठेगा वो उसके वफादार रहेंगे। अभी मिर्जा राजा जयसिंह दारा शिकोह की तरफ से लड़ने गए थे, लेकिन जैसे ही औरंगजेब ने अपने आप को राजा घोषित किया तो मिर्जा राजा जयसिंह जो हैं वो औरंगजेब के वो हो गए कि औरंगजेब के लिए अब युद्ध लड़ेंगे। जसवंत सिंह को संदेशा भेजा औरंगजेब ने और कहा आप गुजरात का पूरा कंट्रोल ले लीजिए, लेकिन कम से कम हाथ तो मिलाइए। जो हमारे एंसेस्टर से प्रॉमिस किया गया था वो प्रॉमिस तो निभाइए। जसवंत सिंह ने कहा बिल्कुल। जैसे ही जसवंत सिंह को गुजरात दिया और जसवंत सिंह औरंगजेब से मिले तो दारा शिकोह को गुजरात में सिक्योरिटी थ्रेट लगने लगा और इस कारण से वो वहाँ से भाग के लाहौर चला गया और लाहौर से फिर सिंध आ गया। बीच में छोटे मोटे 2 युद्ध होते हैं, वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बाद दारा वाज कैप्चर्ड। दारा शिकोह ने जिसकी जान बख्शी थी, जिसकी जान बचाई थी, उसी मित्र ने उसको पकड़ के औरंगजेब को दे दिया। औरंगजेब ने उस पर मुकदमा चलाया। अब मुकदमा कौन सा चलाया? तो धर्म का विरोध करने का। अब धर्म का विरोध करने का मुकदमा क्यों चलाया उस पर, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। धर्म का विरोध करना इसलिए उस पर मुकदमा चलाया क्योंकि औरंगजेब एक प्रकार से हम कह सकते हैं रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स था। वो इस्लामिक लॉ के बाहर नहीं रहना चाहता था। दारा शिकोह वेद पढ़ता, उपनिषद पढ़ता, वेद और उपनिषद को पर्शियन में ट्रांसलेट कराता, हिंदू रिचुअल में उसका ज़्यादा डेडिकेशन था एज़ कम्पेयर टू इस्लाम। और औरंगज़ेब को ये बात अच्छे से पता थी। यहाँ तक कि दारा शिकोह जनेऊ वगैरह भी पहनता था, पूजा पाठ भी करता था। तो औरंगज़ेब को ये चीज़ें पता थी और ये चीज़ें पता थी कि उसको इस तरह से सज़ा देना बहुत आसान हो जाएगा, और इसीलिए उसने धर्म का मुकदमा चलाया उसके ऊपर। और सभी ने एक मत में उसे ये कहा कि ये इस्लाम का खिलाफत कर रहा है, इसको सजाए मौत देनी चाहिए। और फिर दारा शिकोह को असैसिनेट कर दिया गया। दारा शिकोह को असैसिनेट कर दिया गया, शुजा मारा गया, दारा शिकोह को मार दिया गया। अब बचे हैं सिर्फ मुराद। हालांकि दारा शिकोह को असैसिनेट करने के बाद 2 साल बाद दारा शिकोह का पुत्र भी औरंगज़ेब पकड़ लेता है और उसको भी मार देता है। तो इस तरह से दारा शिकोह की तरफ से मिलने वाले जितने भी अपोजिशन थे वो ख़त्म हो जाते हैं। अब मुराद का क्या हुआ? मुराद को औरंगज़ेब ये कह के लाया था कि चलो मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम 4 भाइयों में सबसे योग्य तू ही है। मुराद के साथ क्या होता है? राजा बनते ही मुराद को कैद करता है, ग्वालियर के किले में भेज दिया जाता है। ग्वालियर के किले में उसे कैद कर दिया जाता है और ग्वालियर के किले में कैद रहने के 2 साल बाद उसे भी मार दिया जाता है। इस तरह से दारा शिकोह को मार दिया गया, शुजा को मार दिया गया, मुराद को मार दिया गया। इन सभी को मारने के बाद औरंगज़ेब की कुर्सी में कोई खतरा नहीं था और इस तरह से औरंगज़ेब राजा बन जाता है। नाउ औरंगज़ेब का शासनकाल। जब हम औरंगज़ेब का शासनकाल पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि औरंगज़ेब का जो शासनकाल था वो कहीं ना कहीं पूरे मुग़ल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा साम्राज्यवाद का समय था, सबसे ज़्यादा फैलाव का समय था। लेकिन कहीं ना कहीं यही फैलाव आगे चल के मुग़ल
डायनेस्टी का डिक्लाइन का कारण बन गया। और इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानना है कि कैसे औरंगज़ेब की पॉलिसी ही औरंगज़ेब या मुग़ल डायनेस्टी को कमज़ोर करती है। ये जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। हैव अ नाइस